धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। अनंत कुमार सरांचा परिचय मी आपल्या समोर ठेवतो। दिनांक 1 जानेवारी 1973 रोजी पाटणा बिहार येथे त्यांचा जन्म झाला। वडील पोस्ट खात्यात लिपिक होते। आर्थिक परिस्थिती सामान्य। पुढे वडिलांचे अकाली निधन झाल्याने केम्ब्रिज विद्यापीठात प्रवेश मिळूनही आर्थिक परिस्थितीमुळे जाता आले नाही। लहानपणापासून गणित विषयात त्यांना विशेष रुची होती। गणिताची शिकवणी घेऊन त्यांनी आईला आर्थिक आधार दिला। वेळ प्रसंगी आईबरोबर पापड विकले। पाटणा विद्यापीठात गणित विषयावरील परदेशी नियतकालिके उपलब्ध नसल्याने तो अभ्यास करण्यासाठी शनिवार आणि रविवार वाराणसीला जाऊन तो अभ्यास ते पूर्ण करीत। भारतीय गणितज्ञ म्हणून ते राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळखले जातात। त्यांची लेखणी आणि वाणी त्याकरिता अहर्निश झटते आहे। इसवी सन 2002 मध्ये त्यांनी सुपर 30 हा कार्यक्रम पाटणा येथे सुरू केला। यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या 30 विद्यार्थ्यांची IIT पूर्व परीक्षेची विनामूल्य तयारी करून ते घेतात। निवास आणि भोजन व्यवस्था देखील त्यामध्ये समाविष्ट आहे। आजपर्यंत 390 विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घेतला असून त्यापैकी 333 विद्यार्थ्यांनी IIT ला प्रवेश मिळविला आहे। त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन डिस्कव्हरी चॅनलने त्यांच्यावर 1 तासाचा लघुपट तयार करून त्यांचा सन्मान केला आहे। न्यूयॉर्क टाइम्सने त्यांच्या उपक्रमाला ठळक प्रसिद्धी दिली आहे। लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्सने त्यांच्या कार्याची दखल घेतली आहे। 2010 मध्ये बिहार सरकारने मौलाना अब्दुल कलाम आझाद शिक्षण पुरस्कार देऊन त्यांना सन्मानित केले आहे। कोइंबतूर विद्यापीठाने डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी त्यांना प्रदान केली आहे। मध्य प्रदेश सरकारने वेदव्यास पुरस्काराने त्यांना गौरविले आहे। या सर्व विद्यार्थ्यांची भोजन व्यवस्था त्यांच्या मातुश्री जयंती देवी पाहतात, तर अन्य व्यवस्था त्यांचे बंधू प्रणव कुमार पाहतात। इतरांची मदत नम्रपणे नाकारून स्वखर्चाने ते परार्थ करतात। या सरांबद्दल नाथ महाराजांच्या शब्दात थोडासा बदल करून बोलायचे झाल्यास, कृपाळू उदार आपले आनंद कुमार, तया नमस्कार वारंवार, तया नमस्कार वारंवार। सर, मैं आपसे विनंती करता हूं कि आप अपना विषय यहाँ पर रखिए। मंच पर विराजमान हमारे माननीय इतने मुश्किल से संघर्ष से इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले आयोजकगण और इस महाराष्ट्र के छोटे से जिले में एक छोटे से जगह में भी इतना उत्साह रखने वाले हमारे भाई बंधु, मुझे बहुत खुशी हुई जब संजय जी का आयोजक समिति में जो है उन्होंने मुझे बुलाया। आज से करीब 3-4 महीने पहले उन्होंने फोन किया कि इस तरह का एक व्याख्यान है, लेक्चर है, आप आइए। मैं कुछ भी नहीं जानता था संजय जी के बारे में, आपके जगह के बारे में भी बहुत थोड़ा ही सुना था। कौन है संजय जी, कौन है आयोजक, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आपके शहर के लोगों ने, 2-3 लोगों ने संजय जी के अलावे ने जिस तरह से मधुरता से बात की, जिस तरह से प्रेम से बात किया,
मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और मैं बिहार से पहले बॉम्बे, बॉम्बे से औरंगाबाद फिर यहाँ आया। वो आपका प्यार था जो मुझे यहाँ खींचा। मेरे दोस्तों, हम लोग इस कार्यक्रम में सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि एक हम व्याख्यान देंगे, उससे कुछ महत्वपूर्ण बातें बच्चे सीखेंगे और घर चले जाएंगे, बल्कि हम लोग आज जमा हुए हैं इस कार्यक्रम के लिए कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में हम आप जुड़कर क्या कुछ कर सकते हैं ताकि सच में इस इलाके में बदलाव आए और बहुत ही अच्छा बदलाव आए। इसी पर विचार विमर्श हम करते हैं। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसको व्याख्यान के तौर पर न लेते हुए अगर बातचीत समझेंगे तो ज्यादा आपको मजा आएगा। अभी मैं अपनी बातों को शुरू कर रहा हूं और आज के व्याख्यान का विषय यही है कि लाख निराशा हो, कठिन से कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन अगर हम में चाहत है, अगर हम में हौसले हैं, अगर मुझ में जज्बा है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और सूखे में भी हरियाली ला सकते हैं। यही हम बताते हैं। अभी आप देख रहे हैं एक तस्वीर। इस तस्वीर में वैसे ही किसान का बेटा संतोष दिखाई पड़ रहा है। इनके पिताजी, माताजी आप देख रहे हैं चित्र में नीचे बैठे हुए हैं। इनकी परिस्थिति बहुत ही खराब है। यहां 2012 से सूखा का माहौल बना हुआ है। बारिश जितनी होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। मुद्दाओं में जाइएगा, कहीं 19, 20, 25 बातें हुई। कैसा स्कूल है जहां पर टीचर नहीं आते, शिक्षक शायद कभी आगे तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है, खिड़की दरवाजे भी कोई चोरी करके ले गया है। ऐसे स्कूल में पढ़ता था संतोष। खेती बाड़ी कुछ नहीं थी खास। अब संतोष अपने माता पिता के साथ सड़क पर बैठ के किनारे सब्जी बेचता था शाम को। कोई आते जाते, कोई लोगों ने कुछ सब्जी खरीद ली, 2 पैसे घर में आ गए, दाल रोटी किसी तरह से चल जाए। 2 साल 10th पास करने के बाद रात दिन परिश्रम करता है। मैंने देखा था जब आया था कि उसकी आंखों में चमक, पढ़ने की ललक थी। 2 साल मेहनत करने के बाद हमारे देश का जो सबसे कठिन परीक्षा होती है IIT में, संतोष पास कर गया और वो भी काफी अच्छे रैंक से पास किया। जब संतोष IIT क्वालिफाई किया तो उनकी माता जी कितनी खुश हुई आप देख सकते हैं इस वीडियो में। आवाज खुशी के बाद है लड़का मेडिकल गया, गरीब के लड़का था, छोटा किसान का अपना मेहनत के बदल से हम बहुत। इसकी पढ़ाई पूरी होती है, देश के नामी इंस्टीट्यूट वहां जाता है तो भाषाई समस्या का सामना करता है। इंग्लिश लगता है, बातचीत करने लगता है, लिखने लगता है। बच्चा जिसके पास 1 बीघा भी जमीन नहीं है, वो इतिहास बना सकता है तो कोई भी कुछ कर सकता है। आप देखिए यही संतोष 10 साल लगभग बीत गए। यही संतोष आप देखिए कि आज यूरोप में सबसे बाएं देखिए केमिस्ट्री का प्रोफेसर बना हुआ है संतोष। सबसे बाएं देखिए बड़े बड़े बाल में। तो एक बच्चा जो बहुत गरीबी से भी पढ़ता है, लेकिन उसमें एक भाव है, वो हारता नहीं है। इसके पिताजी समस्याओं से डरते नहीं है, बेटा में एक पॉजिटिव थिंकिंग जगाते हैं, हार नहीं मानते हैं। तो देखिए इसकी जिंदगी कैसे बदलती है। दूसरी कहानी अनुपम की है।
अनुपम शहर में रहता है, शहर के किनारे पटना साहिब, पटना सिटी है, पटना में वही रहता है। पिताजी झोपड़पट्टी में रहते हैं, झोपड़ी झोपड़ी में रहने वाला परिवार, बेचारे ऑटो चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर है, और उसी से जो कमाई होती है घर का खर्चा किसी तरह से चलता है। क्यों? क्योंकि इनका अपना ऑटो भी नहीं है, 200 रुपया डेली देना भी पड़ता है ऑटो वाले को भी, उसमें पेट्रोल भराना पड़ता है। उसके बाद जो बचता है तो पूरा शरीर पर कपड़ा नहीं बच्चों का, घर में खाना नहीं। लेकिन इनकी माँ जागरूक है, माँ जानती है कि पढ़ाना चाहिए बच्चों को, सरकारी स्कूल में भेजती है। पढ़ते पढ़ते बच्चा 10th पास कर जाता है। 10th पास करने के बाद जब ये आता है बच्चा, हम लोग इसका एक टेस्ट लेते हैं, छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, पता चलता है बातों में इसमें वो बात नहीं कि IIT करे। इनकी माँ बोलती है कि अच्छा बाबू IIT नहीं करेगा कोई बात नहीं, पढ़ जाएगा तो कम से कम क्लर्क बन जाएगा, पढ़ जाएगा तो कुछ भी तो कर जाएगा, ऐसा करिए बाबू इसको रख लीजिए। हम लोग रख लेते हैं। रखने के बाद पूरी ताकत से ये लगता है, रात दिन एक करके मेहनत करता है। लेकिन देखिए हमारे देश में क्या व्यवस्था है, 6-7 महीना बाद अचानक ही भाग जाता है। बोले भाई क्यों भाग गया, हॉस्टल में है नहीं, पूरा हम लोग खोज की, पता चला बच्चे बताए कि अरे इसके पिताजी को पुलिस बहुत मार मारी। हम कह रहे क्यों भाई पिताजी को पुलिस पिटाई कर दी? इसलिए पिटाई कर दी कि इसके पिताजी जो वहां पर रंगदारी मांगता है, अवैध वसूली करता है, जहां पर पड़ाव है ऑटो का, वो नहीं देते थे, इसीलिए पुलिस पिटाई कर दी। देखिए एक जवान बच्चा है, एक किशोरावस्था पार करता हुआ बच्चा, और उसकी पिताजी की पिटाई बिना मतलब के पुलिस करती है, तो क्या वो क्रिमिनल नहीं बनेगा? क्या हुआ आतंकवादी नहीं बनेगा? क्या हुआ नक्सल नहीं बनेगा? ऐसी परिस्थिति में आ जाता है और जाता है बेचारा अपने पिताजी को बेड रेस्ट पर डॉक्टर लिटाए हुए। पिताजी वो कहता है पापा आप आराम करिए, हम ऑटो चलाते हैं। चलाने लगता है ऑटो चलाते चलाते फिर 10 दिन बाद मैं जाता हूँ, और 10 दिन बाद मैं समझाता हूँ कि चलो वापस आओ। कहता नहीं सर, जो सिपाही हमारे पिताजी को मारा है मैं बदला लूंगा, उसको मैं जान मार के ही आऊंगा। हम के नहीं, और जो ऐसा है उसको मैं मारूंगा। फिर ठीक है, मान लो कि तुम 2 आदमी को ऐसा मार देते हो, 4 को मार देते हो, तो क्या व्यवस्था बदल जाती है? तो नहीं सर मैं हथियार उठा लूंगा। हम के हथियार उठाना है तो सबसे ताकतवर हथियार शिक्षा का हथियार उठाओ इससे, और इस शिक्षा का हथियार पूरे देश को बदल सकता है। चलो फिर से चलते हैं। आखिर 1 घंटा समझाने के बाद मैं अपने उसको स्कूटर IIT में जाता है कि IIT में खड़गपुर में इसका एडमिशन होता है, फिर वहां से पढ़ाई पूरी और करके फिर पढ़ता है, फिर कैट का एग्जामिनेशन देता है, टॉप बिजनेस स्कूल IIM में इसका सिलेक्शन होता है, और अभी ये 33 लाख रुपया सालाना के पर नौकरी कर रहा है और अपने परिवार को अच्छा चलाता है। तो मेरे दोस्तों, कहने का मेरा मकसद है कि परिस्थितियां कठिन होती हैं, परिस्थितियां हमें परीक्षाएं देने को मजबूर करती है, लेकिन हम लोग अब ठान लेके कुछ करना है तो जरूर कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक कहानी अनूप की है। मैं जहां तहां जाता हूं, कई मराठी अखबार में भी हमारी कहानियां बच्चों की प्रकाशित होती है, आप लोग कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। कई जगहों पर कई कहानियों को बताता हूं, लेकिन अनूप की कहानी मैं हर जगह बताता हूं, क्योंकि सबसे इसकी कहानी मुझे प्रेरणा देती है। अनूप जब 8 साल का बच्चा था, रो रहा था, पापा खाना दे दो, पापा खाना दे दो, मम्मी भूख लगी है। अब हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, ये समझ सकती है कि जब उनका बच्चा रोता हो और घर में कुछ भी खिलाने को नहीं हो तो क्या दर्द होगा। माँ रोने लग जाती है, बारिश नहीं हो पाता है, वो बारिश नहीं होती है, बारिश का मौसम खत्म हो जाता है, धान की बुआई नहीं होती है, कुछ मजदूरी नहीं है, कुछ घर में है नहीं, कहाँ से कोई खिलाए। तब इनकी माँ इनके पिताजी से बोलते जाइए जी गांव में घूमिए, शायद कोई थोड़ा चावल दे दे, तो चावल आप दे दीजिएगा, तो चावल को हम बॉयल करेंगे, उबालेंगे, और चावल और नमक हम लोग खा लेंगे, जाइए रात हो रही है कहीं से कुछ लेके आइए। पिताजी बोलते हैं कहाँ जाए भाई, अब तो दुकानदार उधार देना भी बंद कर दिया, जो थोड़े रिच आदमी है, अमीर आदमी है गांव में, वो भी कुछ नहीं देते, लेकिन चलो आप लकड़ी जलाइए, आग लगाइए, पानी गर्म करिए, तब तक आधा घंटा लगेगा, हम कहीं ना कहीं से चावल थोड़ा सा लेके आते हैं, 1 किलो। 1 किलो चावल के इंतजार में वो निकले लाने के जुगाड़ में, पानी आग लग गई, पानी गर्म हुआ, खौला, फिर धीरे धीरे पानी ठंडा हुआ, आग बुझ गई, और आज लगभग 18 साल से भी ज्यादा हो गया इनके पिताजी गरीबी से जो घर छोड़े वापस।
पिताजी घर छोड़ दिए थे, बेटा रो रहा था, माँ रो रही थी, लगातार रोए जा रही थी। 2 दिन तक खोजी, गांव अगल बगल कोई नहीं। जाती है माँ बच्चे के साथ थाने में, कहती भाई हमारे पति गायब हो गए। पुलिस कहते भागो, कहीं शराब उराब पी के गिर गया होगा। कितना दुखद है हमारी देश की व्यवस्था। माँ बोलती है कि बाबू ये तो कभी शराब ही नहीं पीते। तो नहीं भाई हमारे पास कोई पता नहीं। फिर नक्सलियों के पास जाती है माँ कि भैया क्या हमारे पति को देखे हो? बोले भैया हम तुम्हारे पति को किडनैप करके क्या करेंगे, नहीं देखा है, बहुत लौट जाते। परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं, घर में भूखमरी पड़ने लगती है, लेकिन इनकी माँ हारती नहीं है। कहती बेटा तुम पढ़ो, मैं अब गांव से दूर जाऊंगी 20 किलोमीटर, वहां हाईवे बन रहा है, वहां पर मजदूरी करूंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी, तुम पढ़ना। पढ़ाती है। 7-8 किलोमीटर दूर अनूप जाता है पढ़ने पैदल, बेचारा आता है पैदल, फिर जाता है, आता है, मेहनत करता है। माँ शाम को कमा के लाती है, खिलाती है बना के, थक जाती है, लेकिन बेटा एक छोटा सा दिए के नीचे पड़ता है, कोई बिजली नहीं, नक्सल इलाका है, और वहीं पर देखते रहती है कि एक दिन जरूर सवेरा होगा, मेरा बेटा अच्छा करेगा। 10th पास करता है। गांव में चर्चा होती है कि अच्छे मार्क्स से बिहार बोर्ड से 10th पास किया अनूप। लोग कहते जाओ पटना बहन, वहां कोई ना कोई इसको आगे की पढ़ाई देगा। पटना कोई कोचिंग वाले इसको नहीं रखते हैं। तो इसे पता चलता है कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हर मंडे को जनता दरबार लगाते हैं, जिसमें फरियाद सुनते हैं कि किसको क्या समस्या है और मदद करते हैं। ये लोग गए, वहां दरवाजे पर ही एक आदमी मिला, पूछा कि क्या बात है भाई? तो ऐसी ऐसी बात है। तो भैया यहाँ तो हम लोग ऐसे बच्चों की मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप आनंद कुमार का ये नंबर है, ये कांटेक्ट है, आप जाइए, शायद आपको मदद करें। मुझे आज भी याद है दोस्तों, जब ये माँ और बेटे आए थे तो माता जी के पैरों में कोई चप्पल नहीं था, और जून का महीना था, मई जून का महीना, पूरा धूप, कल सड़क पर चल के लोग आए। हमने पूछा कि अच्छा बहन जी, पूरी कहानी सुनने के बाद आप लोग रात कहाँ बिताते हैं? क्या करें बाबू, कोई सहारा नहीं है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रात को चल जाते हैं, माँ बेटा अखबार बिछा के सोते हैं। सुबह उठता है, भुंजा सत्तू कुछ खाते हैं, फिर खोजते हैं। तो ये हमारे देश की व्यवस्था। हम लोग व्याख्यान सुनने आए हैं, लेकिन इस पर विचार करें कि हमारे बड़े बड़े बॉम्बे में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, पटना में चले जाइए, भोपाल में चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में 5 स्टार जैसे आजकल स्कूल खुले जा रहे हैं। बाहर के बोर्ड, विदेशी बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई के बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त करके स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े अमीर के बच्चे पढ़ रहे हैं, अलसाए हुए, औंघाए हुए जीवन जी रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, व्हाट्सएप खेल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। और एक माँ बेटा बेचारा 5 दिन से पटना शहर में घूम रहा है, कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यही हमारे देश में जो फर्क है, यही हमारे देश में जो डिफरेंस है, वही लोगों को तबाह करता है, वही लोगों को मजबूर करता है। मैंने कहा ठीक है आइए पढ़िए। पढ़ने लगता है, बहुत अनूप मेहनत करता है, बहुत मेहनत, और हमारा स्टूडेंट बन जाता है। मेहनत करते करते मेरे दोस्त, एक दिन ऐसा चमत्कार होता है कि जब आईआईटी का रिजल्ट आता है, कंप्यूटर पर हम लोग देखते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि अरे अनूप का इतना अच्छा है कि इसको आईआईटी बॉम्बे में सफलता मिली है, जाने का मौका मिला है। आईआईटी बॉम्बे में जाता है अनूप, वहां भी 5 साल का कोर्स लेता है, बहुत मेहनत करता है, और इसकी सबसे पहली नौकरी लगती है दुनिया के सबसे ऊंची इमारत दुबई के बुर्ज खलीफा में अनूप की नौकरी लग जाती है। अनूप वहां नौकरी करता है, अपनी मां को साथ में रखता है। कुछ साल नौकरी करने के बाद वापस अपने देश आता है, और अभी आईआईटी पवई के पास बॉम्बे में एक छोटी सी कंपनी खोला है, जिसमें 18 आईआईटीएन को इसके अंदर लोग काम करते हैं और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, हार नहीं मानना, मैं यही बताने आया हूं। शिक्षा में बहुत ताकत है, मैं ये समझाने आया हूं। शशि नारायण की स्थिति वही है जो आजकल मैं अखबारों में पढ़ता हूं, लोगों से सुनता हूं, टेलीविजन पर देखता हूं। इस इलाके के आसपास की भूखमरी, घर में कुछ खाने को नहीं, आत्महत्याओं को देखकर प्रभावित होता है इसका परिवार। 2 भाई, छोटा भाई शशि का सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, पंखे में झूल जाता है। इसीलिए झूल जाता है कि भाई गरीबी है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हिम्मत हार जाता है। पिताजी भी आत्महत्या का प्रयास करने के लिए एकदम तत्पर। शशि रोने लगता है, पापा आप मत मरिए,
एक भाई को मैंने खो दिया, आप मत मरिए, हम हैं पापा, हम आपके साथ हैं, हम पढ़ेंगे। और ये जो यहाँ पर अकाल का माहौल है, भुखमरी का गांव में माहौल है, वहां भी फसलें बाढ़ से ढह जाती है। यहाँ पानी नहीं है तो कहीं ज्यादा ही पानी है, वहां इतना पानी है कि फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन पापा आप चिंता मत करिए, पढ़ता है बेटा, पढ़ते पढ़ते 10th पास करता है, 10th पास करके हमारे पास आता है, मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि जब भी इसके पिताजी मिलने आते थे 5-6 महीना पर, कुछ नहीं, पिता पुत्र दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, अब दोनों रोते थे, कुछ नहीं बोलते, केवल रोते थे आधा घंटा। हम चुप कराते थे, नहीं नहीं आपके दिन अच्छे आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। रोते थे कि नहीं देखिए अगर कुछ नहीं होगा तो मैं आत्महत्या करूंगा। क्या आप ऐसी निराशाजनक काहे बातें करते हैं। शशि बोलता था पापा आपको मरना नहीं है, मैं मरने नहीं दूंगा, मैं पढ़ूंगा। वही सरकारी स्कूल से पास करके हमारे पास आता है और इसका भी इतना अच्छा रैंक दोस्तों कि इसका एडमिशन IIT खड़गपुर में होता है। IIT खड़गपुर में जाके बहुत मेहनत करता है और जब पास आउट होता है तो IIT खड़गपुर के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबको ब्रेक कर देता है। और गूगल सर्च पर कुछ नहीं, केवल इसका नाम शशि नारायण टाइप करके इंटर दबाइएगा, आपको मिलेगा यही बच्चा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपटीशन यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप के लिए पार्टिसिपेट करता है अपना बीटेक डिग्री के बाद, तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक 1 आता है। आप गूगल सर्च करते। और आज यही शशि जिसका भाई आत्महत्या करता है गरीबी के चलते, आज यही शशि जो पिताजी आत्महत्या करने जा रहे थे, केवल अपने आप को कंट्रोल किया, समस्याओं से हारा नहीं, तो फ्रांस में आज प्रोफेसर बन गया। आप बीच में देख रहे हैं शशि नारायण। तो यही मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये हारना नहीं है हिम्मत। हर जगह ऐसी घटनाएं घटती है, हर जगह परेशानी है, हर जगह कष्ट है। वही जीतता है जो कष्ट को समझता है, वही जीतता है जीवन में जो समझता है दुख और सुख दोनों हमारे जीवन में। आज दुख है तो कल न कल सुख को आना है, ये जो सत्य जानता है वही सफलता प्राप्त करता है। और देखिए क्या इससे भी किसी की दर्दनाक स्थिति हो सकती है। शायद इस इलाके में कोई ऐसा ना हो गरीब जैसा ये था राकेश सिंह एक पैर से अपाहिज, पोलियोग्रस्त, पिताजी मजदूरी, एक धूर, एक बीघा, एक कट्ठा खेत नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरे के खेत में अगर काम करने के लिए मजदूरी मिलती तो ठीक, और नहीं मिलता तो भूखे रहता। 7 भाई बहन। जब ये 5-6 साल का था तो इनकी माताजी गुजर गई। पढ़ाने वाला कोई नहीं, स्कूल 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर। कोई साइकिल से गांव जाता तो पहुंचा देता, कोई ठेला वाला गांव वाला जाता पहुंचा देता, कोई स्कूटर से जाता उधर से तो पहुंचा देता। कैसे करते करते बेचारा 8वीं क्लास तक पढ़ा। 8वीं क्लास के बाद जब इसकी पढ़ाई छूट गई गरीबी से, खाने को घर में नहीं, पिताजी एक शाम का खाना बनाते, मजदूरी करने चले जाते, फिर आते तो किसी तरह से करते 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 8वीं में पढ़ाई छूट गई। परिवार को भूखे नहीं देख सकता था। इसके 2 छोटे भाई बहन भी थे, इससे रोने लगा। गांव वाले ने सिखाया कि बेटा तुम रोते क्यों हो, तुम इतना अच्छा गाना गाते हो, जाओ। बेचारा मन को मारकर, इच्छाओं को दबाकर डबली बजाने लगा और ट्रेन में बैठ के भीख मांगने लगा। लेकिन हारा नहीं, लेकिन निराश भी था। क्या करता, भीख मांगता था, रोता था। अच्छे लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है मेरे दोस्तों। हमने देखा कि जब कहानी सुनी इसकी और इनके मास्टर साहब से मिला, मैं हैरान रह गया। एक दिन जब ये 8वीं के बाद भीख मांग रहा था तो इसी के स्कूल टीचर मिल गए जो रिटायर कर गए थे प्राइमरी स्कूल के। तो देखिए अरे राकेश तुम, रोने लगा, मुंह छिपा लिया, भीख मांग रहे हो, ऐसी बात है सर। रोने लगा तो चलो 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 हमारे घर ले गए, अपने घर। 2 साल मेहनत किए, पढ़ाए लिखाए, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब दिए, 10th पास किया। लेकिन मार्क्स इसका बहुत कम था, बहुत कम, क्योंकि बेचारा पढ़ नहीं पाया। गवर्नमेंट स्कूल में भी किसी तरह से पढ़ा, उसमें भी 2 साल पढ़ाई बीच में छूट गई। कभी कभी स्कूल नहीं जा पाता था, कभी स्कूल गया तो टीचर नहीं, किसी तरह से बेचारा 10th पास किया खींचते थे। मास्टर साहब हमारे पास लेके आ गए, देखे भाई इसका तो कुछ लेवल ही नहीं है, कुछ इसमें बात ही नहीं किया, इंजीनियर बन सकता है, IIT कर सकता है। मास्टर साहब कहे कि देखो बेटा, हमको बोले इसको तुम कुछ करके दिखा दो, अगर ये IIT कर जाता है तो मैं समझूंगा कि तुम कुछ कर सकते हो, इसमें एक उम्मीद की किरण जगाओ।
अगर ये IIT करता, पूरे गांव में, उस जिले में, उस इलाके में हर आदमी को विश्वास होगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, इसको करूं। मैं रख लिया, मेहनत करने लगा। 2 साल के बजाय 3 साल इसको पढ़ाया, अलग से बैठा के पढ़ाया। जो उस ग्रुप में तेज विद्यार्थी था या सीनियर था, उससे इसको मदद करवाया। ये भी बहुत मेहनत करते एक दिन आया, रिजल्ट देख के मैं हैरान था कि ये इसका भी IIT के लिस्ट में नाम था। और आज आपको जान के बहुत खुशी होगी कि वही राकेश जो भीख मांगने को मजबूर था, आज NIT त्रिची का 3rd ईयर का छात्र है। जब इसकी कहानी NIT के डायरेक्टर साहब ने सुनी तो द्रवित हो गए, अपना फंड रेज करके इसके पैरों को भी बनवा दिया और आज के तारीख में बिना लाठी के सहारे चल रहा है। और अगला साल इसकी नौकरी भी लग जाएगी और एक इंजीनियर बन के दिखा देगा कि एक भीख मांगने वाला, एक अपाहिज भी अगर चाहता है तो अपनी तकदीर को बदल सकता है। जरूरत तो इस बात की है मेरे दोस्तों कि उसमें कितना इच्छा शक्ति है। अभी तक 390 कहानियां इस तरह की बनी। बच्चे आते थे, गरीब से गरीब बच्चे आते थे, बेचारा मेहनत करते थे, रात दिन एक करते थे और कुछ नया करके दिखाया। 390 कहानियों में अक्सर मैं अपने फेसबुक पर कुछ कहानियां 15 दिन पर, 10 दिन पर, 20 दिन पर लिखते रहता हूं, बच्चे की सक्सेस स्टोरी, ताकि और भी बच्चे बच्चियां पढ़ें, इससे इंस्पिरेशन लेके हिम्मत न हारे, अच्छा करें। बहुत लोगों ने पूछा कि भैया आपने सुपर 30 प्रोग्राम चलाया, क्यों चलाया, कैसे आपको आइडिया आया, इसकी शुरुआत आपने कैसे की? पता नहीं है मुझे। मैं भी एक बहुत गरीब परिवार में पैदा लिया। मेरे पिताजी बोरे में चिट्ठी भरना, निकालना, उसको सॉर्टिंग करना, यही काम करते थे भारतीय रेल डाक सर्विस में, जिसको हम लोग RMS बोलते, रेलवे मेल सर्विस। आप देखते होंगे कि एक चलती हुई ट्रेन में लाल बॉगी होता है जिसमें चिट्ठियां रहती, उसी में काम करते थे। पटना से कलकत्ता और कलकत्ता से पटना आते। इसी रेलवे ट्रैक के स्टेशन के बगल में, रेलवे ट्रैक के बगल में एक ही कमरे के किराए के मकान में मेरा पूरा संयुक्त परिवार रहता था। चाचा, चाची, हम लोग सब लोग रहते थे उसी में। और जैसे ट्रेन गुजरती थी बगल से, देखिए कितना रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक के बगल में मेरा घर है, तो एकदम हिलने लगता था जैसे भूकंप आ गया, स्लम इलाका। लेकिन पिताजी लाख प्रयास के बावजूद भी, लाख मेहनत करने के बावजूद भी वो किसी प्राइवेट स्कूल में हमारा नामांकन नहीं करवा सके। मजबूरी में पैसा नहीं था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते 10th पास कर गया। 10th पास कर गया। पिताजी स्पीच क्या करते थे, जो भी पेरेंट्स बैठे हुए, जो भी माता पिता अभिभावक बैठे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पिताजी बड़ा अच्छा एक काम करते थे। जब भी जाते थे फुटपाथ पर, देखते थे किसी बड़े वैज्ञानिक की मेरा खरीद लेते थे और हमको देते थे, बेटा पढ़ो। तो एकदम छोटे ही क्लास से, क्लास 6 से 7 से पढ़ते क्लास 8 तक हमारे माइंड में आ गया कि मुझे आगे पढ़ लिख कर एक वैज्ञानिक बनना है, एक अच्छा शिक्षक बनना है, गणितज्ञ बनना है। मेरा कोई भी हीरो क्रिकेटर नहीं था, मेरा कोई भी हीरो फिल्मी स्टार नहीं था, मेरा हीरो था साइंटिस्ट, कोई अच्छा टीचर। यही बनने का एक सपना लिए मैं 10th पास किया। 10th पास करने के बाद बहुत सारे लोग UPSC की तैयारी करने के लिए, IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए दिल्ली चले गए। कुछ लोगों के पास पैसा था, बॉम्बे आ गए। हमारी स्थिति बहुत खराब थी। मैं पटना यूनिवर्सिटी में गया। पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद जब मैं वहाँ ग्रेजुएशन अभी कर ही रहा था, अच्छे गुरुजनों का मुझसे आशीर्वाद मिला। मैं फिर से बताता हूँ कि हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह में बहुत अच्छे इंसान इस देश में रहते हैं, बिना पैसे का, बिना किसी इंटरेस्ट का। उन्होंने मेरी मदद शुरू की कि नहीं, तुम मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, मैं पढ़ाऊंगा, कॉलेज के अलावे घर पर आओ, मैं तुम्हें मदद करूंगा। इसी का परिणाम था कि जब मैं ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में ही था, तो मैंने कई नए मैथमेटिक्स में फार्मूले खोजे, नए सवाल बनाए, और वो सभी को एडिट हमारे गुरु ने किया। और वो पेपर उसी उम्र में हमारे 4 पेपर लंदन के बहुत मशहूर जर्नल में पब्लिश हुए। लंदन में हमारा रिसर्च पब्लिश हुआ, अंडर ग्रेजुएट लड़का लिखा, ये चर्चाएं हुई, वहाँ पढ़े लोग, बड़े बड़े लोग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोगों ने भी पढ़ा और मुझे एक ऑफर लेटर दिया कि आनंद कुमार आप आ जाइए, यहाँ पर कैम्ब्रिज में आपको सीधा एडमिशन देता है बिना किसी टेस्ट के, इस पेपर के आधार पर, और यहाँ से ही हायर एजुकेशन की बात आप आगे करिए।
पूरी पढ़ाई आगे की आप यहीं से करिए, आप आ जाइए। चिट्ठी आई, उस जमाना चिट्ठी का था, ईमेल का नहीं था। घर में खुशियों का ठिकाना नहीं था। माँ बहुत खुश थी, क्या बना दे बाबू आज, क्या खिला दे। पिताजी भी आए हुए थे कलकत्ता से ड्यूटी से, वो भी बहुत खुश थे कि वाह बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन अचानक 24 घंटे में दुखद माहौल बदल गया कि ठीक है अगर तुम कैम्ब्रिज जाओगे वहां से स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, वहां रहने खाने की भी व्यवस्था थी, हवाई जहाज का किराया तक भी नहीं था। हमने लिखा लेटर, एक लेटर कैम्ब्रिज जाने में पटना से 15-20 दिन लगता था और 15-20 दिन जवाब आया। 1.25 महीना के बाद जवाब कि भाई आप अपने भाड़ा से आइए, कुछ पैसा थोड़ा बहुत लेके आइए, कुछ दिन के लिए 10-15 दिन के लिए, बाकी हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन आने जाने का भाड़ा आपको देना ही पड़ेगा। घर में हैंड टू माउथ था। हमारे चाचा जी अपाहिज, उनके 2 बच्चे, दादी जी बीमार, सबका खर्चा मेरे पिताजी चलाते थे। कहाँ से पैसा, ये जीरो बैंक बैलेंस जीरो, पिताजी का कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, कहाँ से देंगे। उस जमाने में भी 40-50 हजार रुपया किराया होता था। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। मेरे दोस्तों, इस बीच टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में खबर छपी कि भाई एक मैथ प्रोडिजी है, एक मैथ का एक अच्छा लड़का है, इसके रिसर्च पेपर बाहर में छपे हैं, इसको एडमिशन मिल गया है, केवल कोई है इस देश में जो इसको पैसा दे दे, हवाई जहाज का किराया दे दे। सारी संस्थाओं का, सारे नेताओं का, सारे पॉलिटिशियन का भेद खुल गया, क्योंकि किसी ने 1 रुपया से मदद की बात, कोई नहीं आया सामने। अखबार पढ़ा, अफसोस जाहिर किए होंगे कई लोग, कोई नहीं आया। तब बहुत घटनाएं घटी पैसे को लेकर। मैं 2-4 घटनाओं को आपसे शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। लोग, अभी मैं आ रहा था, धर्म की बात चल रही थी, गाड़ी से आ रहा था, बात कर रहा था, कोई धर्म वगैरह नहीं होता है, धर्म इंसानियत का है। अभी एक पटना में धार्मिक संस्था थी, उसका एक बड़ा हेडक्वार्टर था, ऑफिस था बिहार का पूरा। लोग बोले कि देखो ये इंग्लैंड जाते रहते हैं लोग, इसके अगली टीम जाएगी तो साथ में चल जाओ, तुम प्रयास करो, इससे बात कर लो भाई। पिताजी बेचारे सीधा साधा आदमी, हमको साइकिल पर बैठाए, चलो बेटा। गए 4-5 किलोमीटर चलाए साइकिल, गए वहाँ देखे तो लोग बोला कि ठीक है हम आपको ये बेटे को इंग्लैंड जरूर भेजेंगे, लेकिन 2 काम पहले करिए। पहले तो अपना धर्म बदल लीजिए, फिर उसके बाद नाम बदल लीजिए, उसका एफिडेविट करवाइए और तब एप्लीकेशन दीजिए, तब हम विचार करते। हम लोग डर गए भाई कि कौन ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं भाई जो दूसरे धर्म को छोटा समझती है। चलो भैया यहाँ से चलो। अभी आ रहा था मैं यहाँ से औरंगाबाद से, आपके ऑर्गेनाइजर लेके आ रहे थे, पूछे कि इस इलाके में जात पात है? बोले हाँ भाई जात पात। हम कि इधर बढ़ा है कि घटा है? बोले ये थोड़ा बढ़ा है। हम कि क्या कोई इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है तो क्या घटना घटती है? तो बहुत दुर्घटना घट जाती है। अब घटना की बात कर रहे हैं तो भाई देखिए, जात पात कुछ नहीं, ये बात मान के चलिए। जितना जाति पाति फैला रहा है, कोई ना कोई ऊपर बैठा हुआ नेता फैला रहा है, इस बात को हमेशा ख्याल रखना मेरे दोस्तों। जातिवाद की बात है तो सबसे ज्यादा बदनाम कोई स्टेट है जातिवाद के लिए तो बिहार, कि भाई वहां जाति पात काफी है। अभी इलेक्शन हो गया, वहां विधानसभा का चुनाव था, लोग अनुमान लगा रहे थे ये पार्टी आएगी, ये पार्टी आ गई, लेकिन आ गई दूसरी पार्टी। सारा टीवी का सर्वेक्षण, सब उसका गेस अनुमान सब फेल हो गया। तब लोगों ने बोला कि यहाँ तो कास्ट लाइन पर वोट हुआ है, जाति पर वोट होता है इसलिए जीता। मेरे दोस्तों, सब नेताओं का चाल है, जाति पाति के नाम पर बांट दो, धर्म संप्रदाय के नाम पर बांट दो। भ्रमित करता है लोग। बोला कि भैया आनंद कुमार इतना अच्छा किया है, आप उसके पिता हैं। हमारे पिताजी को बोला जाइए किसी जाति का, आपके जाति का नेता जो है उसके पास जाइए, मदद करेगा। पिताजी कहे चल बेटा। गए हम, नेताजी बैठे हुए थे, सब बातों को सुना, सब कागज पत्तर चेक किया, कहा ठीक है एक फोटो कॉपी इसका छोड़ दीजिए। छोड़ दिया। आइए 3-4 दिन बाद आपको हवाई जहाज का खर्चा जरूर मिलेगा, जाति के नाम पर मैं मदद करूंगा। पिताजी गए, 3-4 दिन बाद हम भी साथ में थे। प्रणाम सर। क्या हुआ सर? हो गया काम, हो गया, मिठाई खिलाई, आपका काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया, बेटा आपका इंग्लैंड चला जाए। कैसे काम हुआ भाई? कब पैसा मिलेगा, कहां से मिलेगा? अरे फलना फलना बाबू है, वही पैसा देंगे, सिंपल सा मामला, उनकी बेटी है, उनको शादी करना है, दहेज दे देंगे, आप बेटा को भेज दीजिए। मैं डर गया कि ये तो शादी करवा देगा, देख रहे हमारी क्या उम्र थी, ये शादी करवा रहा है नेता। पिताजी पूछे नहीं शादी होती नहीं, हम जाति के आधार पर मदद मांगने आए हैं। जाति के आधार पर मदद।
जाति के आधार पर कोई मदद करता है, शादी ब्याह करवा दे सकते, उससे ज्यादा हम नहीं करवा सकते। देखिए यही जाति की सच्चाई है। और हम लोग सीधे भोले भाले, इतना जहर भरा जाता है जातीयता का। मैं दिल से बोल रहा हूँ कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, लगता है कि नहीं सच है ये, सच में जात के लिए मर जाओ, कट जाओ, कोई जात काम नहीं देता है। सब इतना गहरे तक हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, कास्ट लाइन पर बोलने लगते हैं, सोचने लगते हैं। कभी नहीं होना चाहिए। तीसरी घटना बताएंगे और आखिरी घटना, बहुत घटना है लेकिन एक और घटना बताएंगे, बहुत अच्छी घटना है जो बताती है कि अगर इसको फिल्म में दिखा दिया जाए। हमारी जिंदगी पर एक फिल्म आरक्षण बनी थी आधारित, एक और फिल्म पर है जो हूबहू हमारे जीवन और हमारे बच्चों स्टूडेंट्स पर आधारित है। उसमें अगर इस दृश्य को डाला जाए, पता नहीं डालेंगे वो लोग कि नहीं, डाला जाए तो लोग समझेंगे कि अरे ये तो ऐसे ही हंसाने के लिए या मजाक के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे इतनी घटनाओं से मेरा परिचय हो रहा है कि मुझे अब लगता है कि जितनी फिल्मी घटनाएं होती है, लगता है सब सच ही होता है। एक प्रोग्राम था कॉलेज में, हमारे हिंदी के प्रोफेसर थे डॉक्टर शंकर प्रसाद। बोले कि बेटा ऐसा करो कि कल तुम आ जाओ, एक किताब का, एक पुस्तक का लोकार्पण है, वहां मंत्री जी आएंगे, शिक्षा मंत्री आएंगे, लोकार्पण करेंगे, तो वहां हम उनके सामने तुम्हारी बातों को रखेंगे, वो मदद कर देगा। कितना पैसा है, थोड़ा बहुत 40-50 हजार दे देगा, हो जाएगा। उनके जी सर, जी सर। गया, ऐसे ही प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद मैं खड़ा था इधर, निकले मंत्री जी, प्रोफेसर साहब को पहचानते थे, बहुत अच्छे जानकार थे हिंदी के। प्रणाम सर, देखिए ऐसी ऐसी बात है। मंत्री जी बोले एकदम जरूर, कल तुम हमारे घर 11 बजे पहुंच जाओ बेटा, मैं मदद करूंगा, तुम्हें मैं विदेश भेजूंगा। वाह, पीठ थपथपाई, मैं बहुत खुश हो गया। रात भर खुशी से शायद सोया नहीं कि अब तो मैं जा ही रहा हूं, सरकार का प्रतिनिधि है, मंत्री है, इन्होंने जब कह दिया तो मेरा काम हो गया। मैं गया, 11 बजने में 10-15 मिनट बाकी था, पहुंच गया साइकिल से पहले। जैसे ही 11 बजा, हम गेट पर साइकिल लगा दिया, संतरी के पास गए, कहे कि भाई प्रणाम, मुझे मंत्री जी ने बुलाया था। नहीं, मंत्री जी ने आपको क्या, तुमको क्यों बुलाया भाई? हम बोले कि काम है, एक पर्चा लिख के दिया, आनंद कुमार माननीय मंत्री जी आपने बुलाया था, वगैरह वगैरह। मंत्री जी तुरंत बुलाए, उनके कमरे में गया, गजब का दृश्य, एकदम फिल्मी दृश्य। क्या है भाई, पूरा कमरा भरा हुआ है, सब सफेद पोश लोग बैठे हुए हैं, चाय चल रही है। मैं भी बैठ गया बैठने पर, लेकिन हमारे चाय तब तक थोड़ी देर पहले चली थी, इसलिए कोई तब तक चाय लाया नहीं, ऐसे ही बैठा। सब लोग बात कर रहे थे, इस जाति का यहाँ पर इतना वोट है, इस जिले में उसका उतना वोट है, इतना है, उस जाति को टिकट दिया जाए तो जीतेगा, उस संप्रदाय का भी तो, ऐसे चल रही थी बात। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, जब 20 मिनट हो गया मेरे दोस्तों, तो मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ, पेशेंस टूटने लगा। हमको लगा भाई हमारे बारे में मंत्री जी बात ही नहीं करें। हम कहे कि सर आपने मुझे बुलाया था, बड़ा साहस करके कहा, सर आपने मुझे बुलाया था। मंत्री जी एकदम फिल्मी अंदाज में बोले, बुलाया था, मैं हर नौजवान को बुलाता हूं जो देश के लिए, इस प्रदेश के लिए अच्छा काम करता है, उस नौजवान को बुलाता हूं, इसलिए मैं तुम्हें बुलाया। भाई मंत्री जी मन में सोचे, बैठ गए हम, फिर ये तो पैसा का बात ही नहीं कर रहे, मदद की बात। फिर बतियाने लगे, हाँ भाई बोलिए वर्मा जी क्या है, अच्छा जी बताइए आप क्या है, बातचीत करते लगे। फिर 10 मिनट हुआ, 15 मिनट, फिर हम सोचे कि लगता है मंत्री जी भूल गए, बड़े आदमी है, इतना विषय रहता होगा, कल मिले हैं आज भूल गए। हम के प्रणाम सर, आप बोले थे पैसे के लिए बोले थे सर। बोला था पैसे के लिए, पैसे के चक्कर में कभी ना मरना, पैसे के चक्कर में अच्छे अच्छे नौजवान बर्बाद हो जाते हैं, जेल तक चले जाते हैं, मैंने देखा, इसलिए मैं समझाने के लिए बुलाया था, पैसे के चक्कर में कभी ना पड़ना। ये तो विषय बदल दिया नेता ने। फिर बैठ गए, फिर 10 मिनट हुआ, हमको लगा कि अब चल देना चाहिए, चलो चलते चलते एक बार और ट्राई लेते, इनको साफ बोल देते। हम सर मुझे विदेश जाना था, आप मदद के लिए बुलाए थे। हाँ हाँ, कहाँ जाना है? हम इंग्लैंड जाना था। इंग्लैंड जाओ, जापान जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, पूरी ताकत लगाओ, पूरा मेहनत करो, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करो, लेकिन वापस इसी मिट्टी के लिए तुम यहाँ आओ। और इस मिट्टी में जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला है, यही मिट्टी जहां महावीर पैदा हुए, तुम काम करो, अपनी जड़ को कभी नहीं भुलाना, यही समझाने के लिए बुलाया था। तुम समझदार हो, समझ गए होगे, जय हिंद। हम यहाँ समझे, निकल गया एकदम निराश हताश। मैं निकला गेट से, सड़क बीच में थी, सड़क की उस साइड एक ठेले पर चाय बेच रहा, बैठ गया वहीं पर, एक बेंच कुर्सी टाइप का था, बैठ गया सड़क के किनारे।
एक दो लोग और चाय पी रहे थे, बोले कि भैया चाय पिलाइए। चाय बना के दिया। चाय वाला पूछा कि बेटा तुम रोने रोने टाइप के हो, बड़ा उदास हो, मंत्री जी से नौकरी भी नहीं मांगने गए थे क्या? डांट उठ क्या सुने? हम कि नहीं भाई ऐसी ऐसी बात है। गरम हो गए। कौन भेजा तुम्हें? तुमको जानकारी नहीं दिया? जो मंत्री 3-4 महीने से हमारा उधार चाय के पी के पैसा नहीं देता है, वो तुम्हें क्या देगा, मदद करेगा? बेटा तुम किस जुगाड़ में हो, किस फिराक में हो? ये हमारे देश में नेताओं की सच्चाई है। भेष बदल लेंगे, पार्टी बदल लेंगे, लेकिन भीतर अब झांक के देगा नेता एक ही। अगर एक आध अपवाद की बात छोड़ दे तब तो खैर 1994 1 अक्टूबर को कैम्ब्रिज जाना था। हॉस्टल अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट हो गया, सब चीज हो गया था। पैसे के बाहर परेशानी थी। 23 अगस्त 1994 को पिताजी बहुत दुखी थे। बारिश हुई थी, काफी जल जमाव हो गया था मोहल्ले में, पूरा घुटने से ऊपर तक पानी, स्लम इलाका था, भरा हुआ था। रात का टाइम था, 9 बज रहा था, 9:30 बज गया। पिताजी खाना शुरू किए, हम लोग खाना वाना खा लिया, 10 बज गया। एकदम बारिश हो रही थी। मेरा भाई एक ही था, अपना भाई जो BHU में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, संगीत सीखता था, वो भी आया हुआ था। पिताजी कुर्सी पर बैठे हुए थे, बहुत गंभीर होने लगे। हम कहे पिताजी आप चिंता क्यों करते थे? क्या करे बेटा, बड़ा हीन भावना हमें हो रहा है, लग रहा है मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, बहुत स्थिति। हम क्या है तो तुमको भेज नहीं पा रहे, बहुत ग्लानि। फिर कह रहे पिताजी आप छोड़िए, बेटे पर विश्वास करिए, अगर आप नहीं भी भेजते तो क्या दिक्कत है, पटना में ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, फिर कभी ना कभी कुछ मौका मिलेगा, प्रयास करते रहेंगे, आपका आशीर्वाद काफी है। पिताजी और हम में एकदम दोस्ती थी, बहुत प्रेम था। तो इसी बोलते रहे। पिताजी कहे नहीं तो ठीक है ठीक है। फिर हम लोग पानी पिए, इधर उधर गए, इधर देखिए पिताजी कुर्सी पर सो गए। हम लोग, मेरा छोटा भाई उठाया, पिताजी 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 कुर्सी से गिर गए। मुझे लगा पिताजी बेहोश हो गए, इनको कोई बीमारी नहीं, कोई ऐसी शिकायत नहीं, बेहोश कैसे हो गए? पानी जमा हुआ था, कोई अगल बगल स्लम इलाका, डॉक्टर नहीं, फिर भी दौड़ के गए। कंपाउंडर रहते थे बेचारे, कंपाउंडर साहब आए, नब्ज देखे, बोले तुम तुरंत इमीडिएटली पिताजी को ले जाइए पटना मेडिकल कॉलेज। कंपाउंडर साहब समझ गए थे कि हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हम लोगों को बहुत प्यार करते थे कि जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे वहाँ कोई नहीं पढ़ता लिखता था, गरीबी थी। हम लोग पढ़ते थे, रात में भी बत्ती जली रहती थी, इसी एक घर में पढ़ते रहते थे। तो कंपाउंडर साहब को बड़ा प्रेम था। अब उन्हें लगा कि इस घर में एक अपाहिज आदमी रहता है, बूढ़ी दादी रहती है, छोटे छोटे बच्चे, हम सब चचेरे भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, ये बच्चा भी इसी उम्र का है और बोल रहे ये तुम्हारे पिता मर गए अचानक। थी लोग सदमा नहीं बर्दाश्त करते। काफी दूरी पर जाके 500 मीटर 400 मीटर दूरी पर घर में कई लोगों को बताया कि देखिए भाई साहस से तो आप लोग बोल दीजिए। पूरा जल जमाव था, कहीं हॉस्पिटल ले जाने का कोई साधन नहीं। एक बगल में बेचारा फल बेचता था, केला वगैरह, उसके पास ठेला हुआ था, तो उसी पर पिताजी को रखा। नीचे पानी जमा हुआ, ऊपर से बारिश। पटना मेडिकल कॉलेज में ले गए, पिताजी को मृत घोषित कर दिया। समझ लीजिए मेरे दोस्तों कि हम पर दुखों का पहाड़ छूट। उसी 1 घंटा पहले हम लोग बात कर रहे थे कैम्ब्रिज जाना है। पिताजी कोट एक सिलवा दिया था उन्हें, जो रेलवे मेल सर्विस में कोट का कपड़ा मिलता है, वही पुष्पाल बोले कि इस बार मैं अपना कोट ना सिलवाऊंगा, तुम्हें कोट सिलवा दूंगा। कोट सिलवा दिया था, बहुत पॉजिटिव मौका, बस भाड़े का इंतजार, कोई नहीं भाड़ा दिया। पिताजी गुजर गए, सारी घर की जिम्मेवारी आ गई। पिताजी के जगह पर गवर्नमेंट के कानून के अनुसार अनुकंपा के आधार पर मुझे नौकरी का ऑफर आया। सब पिताजी के ऑफिस में बोले बेटा नौकरी कर लो, बेटा नौकरी कर लो। तो क्या नौकरी करें, हम सोच में पड़े। माँ बोली कि बेटा सच से बताओ नौकरी करने की इच्छा है या नहीं? हम बोले माँ देखो हमको तो पढ़ने की इच्छा भी और है, पढ़ाना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, मैथमेटिशियन बनना चाह रहे हैं, अभी शौक है। तो बोले कि छोटा भाई बोला कि नहीं जब भैया नहीं नौकरी करेंगे तो हम क्या करें। माँ भी बेचारी बोली कि देखो बेटा हम तो पढ़े लिखे हुए हैं नहीं, हम क्या नौकरी करेंगे, छोड़ दो नौकरी। हम कि माँ खर्चा कैसे चलेगा, घर में भोजन, क्योंकि पिताजी एक जमीन ले लिए थे छोटी सी और उस पर 2-3 कमरे का मकान बिल्डिंग एडवांस लेके बनाए थे। तो जो पिताजी को पेंशन मिलने वाला था या जो एक मुश्त पैसा, उसके जगह पर 18,000 रुपये उल्टे हम लोगों को भरना था। बड़ी हालत खराब हो गई।
लेकिन माँ सहारा दी। माँ बोली कि ठीक है, कोई तुम टेंशन न लो, तुम चिंता न करो, हम लोग ऐसा करते हैं कि तुम्हें हम लोग मदद करते हैं और हम कुछ करते हैं। तो माँ ने क्या किया, शुरुआत की। और हम दोनों भाई बैग में लेके, इसको झोले में लेकर पापड़ घूम घूम कर बेचते थे। शाम को सड़कों पर बैठ के पापड़ बेचते थे और उससे जो आमदनी होती थी, दाल रोटी घर का चलता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद लोगों ने कहा कि बेटा कब तक तुम पापड़ बेचोगे, तुमको शिक्षक बनना है तो शुरुआत कर दो, कोई बड़ा काम। क्या कोई जरूरी है कि तुम कैम्ब्रिज में ही शिक्षक बन के अच्छा कर सकते हो? क्या कोई जरूरी है कि आईआईटी में प्रोफेसर बन सकते हो? तुम ऐसा करो कि जहां हो वहीं शुरू कर दो। तो मैं अपने सलम इलाके में ही रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की शुरुआत की। आप देख रहे हैं, मैंने रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की शुरुआत की और इसी उम्र से पढ़ाना स्टार्ट किया गरीब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था, हमारे पास कोई खास उस समय तक डिग्री नहीं थी, हमारी पहचान नहीं टीचर की तौर पर थी। हमने सिर्फ 2 बच्चों को लिया, कहा पढ़ के तो देखो। पढ़ने लगा, 2 से 4, 4 से 8 करते करते 1 साल में 40-50 विद्यार्थी। एक पैसा नहीं लेता था। बगल में एक स्कूल था, उसी कमरा खाली रहता था, वहां पढ़ा देता था शाम को। लेकिन धीरे धीरे बात फैलते गई, बिहार के कोने कोने से लोग पढ़ते आने लगे और 1 साल में ही हमारे पास 700-800 विद्यार्थी हो गए और फिर हमारे पास जगह खत्म हो गई, कई बैच, कई ग्रुप बन गया। तब हमने डिसाइड किया कि अब हर बच्चे से 1 साल का फी मैं 500 रुपया लूंगा। 500 रुपीज प्रत्येक बच्चा देता था, जिसके पास बहुत गरीबी थी नहीं भी देता था। लेकिन 500 गुना 1000, फिर 1000, फिर 500 करते करते हमारे पास पैसे इतने हो गए कि जो मेरे मकान में खिड़की दरवाजे नहीं थे, मैं खिड़की दरवाजा लगाया। पूरा मकान में 5-6 कमरा नीचे बनाया, फिर 5-6 कमरा ऊपर, फिर उसके ऊपर 3 मंजिला मकान बना लिया। एक स्कूटर ले लिया, एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ली। तब मेरे दोस्तों फिर अगला पड़ाव क्या हो, इसकी चर्चा हो गई कि भाई उस समय कोटा में, उस समय दिल्ली में, बहुत सारे बॉम्बे में भी कोचिंग की शुरुआत हो चुकी थी। आईआईटी लोग पार्टनरशिप देने के लिए पहुंच गए कि भाई मैथमेटिक्स टीचर के तौर पर तो फेमस है ही, इसके चलते बच्चे तो आएंगे ही। ऐसा करो कि आप 5%, 10% का पार्टनरशिप भी ले लीजिए और पाइए, जो कि करोड़ में रुपया। उसी दरमियान एक बच्चा आया, मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं। अभिषेक बोला सर 500 रुपया भी मैं दूंगा आपकी फी, आप पढ़ा दीजिए, लेकिन मैं अभी नहीं दूंगा, जब पिताजी हमारे खेतों से आलू निकालेंगे जाड़े के बाद तो मैं दूंगा। अभी ठीक है, अभी तुम पैसा नहीं दोगे, फ्री में तुम पढ़ लो, लेकिन तुम रहते खाते कहाँ हो भाई? जब गांव से आए हो, इस शहर में रहते कहाँ? देखो वकील साहब है, उन्हीं के सीढ़ियों के नीचे मैं रहता हूं सर, और दरवानी उनका करता हूं। कोई कम लोग आते जाते, पढ़ने का मौका मिलता, अपने से सेल्फ स्टडी करता हूं। हम क्या है, एड्रेस लिखो, एड्रेस लिखा। अपने भाई से कहा, परमौ से, चलो भाई देखो सच में ऐसा गरीब है क्या? गए तो सच में सीढ़ियों के नीचे पसीने से लथपथ था और मैथमेटिक्स बना रहा था। हम कह रहे अभिषेक तुम कल घर आना। रात भर हम, मेरे भाई साहब और माता जी ने, तीनों ने विचार किया कि अब क्या जीवन में करना है। माँ ने कहा, भाई ने कहा कि बेटा अब ऐसा करो कि इन बच्चों के लिए काम करो। माँ भी कही कि ठीक है, तुम ऐसे ऐसे बच्चों को इंटरेस्ट लेके और उसको अपने घर में रखा। अब माँ भी तैयार हो गई कि जब तुम बच्चों को रख रहे हो, मैं पापड़ बना रही थी, 2 पैसा ट्यूशन से आ रहा है तो मैं पापड़ बनाना बंद कर दूंगी और इन बच्चों के लिए जो तुम्हारे साथ रहेंगे, इसी मकान में रहेंगे बच्चे बच्चियां, उनके लिए मैं खाना बना। और वो खाना बनाने लगी बच्चों। हमारे 3-4 विद्यार्थी जो थे
वो तैयार हो गए पुराने विद्यार्थी जो 3-4 सालों में पढ़ चुके थे कि सर आप मैथमेटिक्स पढ़ाइएगा तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और सबसे अच्छा कंपटीशन आईआईटी के लिए आप तैयारी करें। नहीं की करने में हमको बहुत खुशी हो रहा है। काहे कि बेटा को मेरा एक दिन जाना था बाहर कैम्ब्रिज, पैसा कमाने में नहीं जा पाया। आज बच्चे लोग को मैं खाना बनाकर खिलाती हूँ, आईआईटी करके मेरे यहाँ से जाता है, हमको बहुत खुशी होता है। लगता है मेरा ही बच्चा सब ये अपना न हुआ तो दूसरों को नहीं करें। हमारे के यहाँ कोई धर्म का फाउंडेशन नहीं। बहुत लोग हल्ला उड़ा रही है। मैं आ रहा था बॉम्बे में, कुछ लोग मिले पहचान के कि आनंद जी हैं आप? हाँ। तो सुना बड़ा अच्छा आप काम करेंगे, धन्यवाद। तो आप ST SC के बच्चों के लिए काम करते हैं। कह रहे गलत बात है। चाहे ST का बच्चा हो, चाहे ST का बच्चा हो, चाहे जनरल कैटेगरी का बच्चा हो या OBC का बच्चा हो, जिसके पास पैसा नहीं है उसको मैं पढ़ाता हूँ। जाति के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन। आज से 4 साल पहले की मैं एक घटना बता रहा हूं। हम लोग ईद मनाने की सोचे कि भाई ईद में मनाएंगे, लेकिन इससे अच्छा कि छुट्टी दे दो। 2 मुस्लिम बच्चा था, हंजला और महमूद, हम ये दोनों को छुट्टी दे दो और सभी बच्चों को बंद कर दो। 2 मुस्लिम बच्चा को छुट्टी देते हैं और बाकी बच्चों को छुट्टी नहीं देते हैं तो अच्छा नहीं लगे। 5 दिन बंद कर दोगे, 5 दिन बंद। खुश हो गया सब। 2-3 दिन बाद आया ये हंजला और सफी और कहा कि सर छोड़ दीजिए सर, खुला रखिए, हम लोग शाम को ही ईद मनाएंगे। क्यों? तो हमें लगा, मम्मी से हम अपनी बात किया तो हमें भी लगा और मैं महसूस भी करता हूं कि जब होली आपके साथ मनाया, दशहरा मनाया, दीपावली मनाया, तो भाई मैं ईद क्यों अकेले मनाऊं? आप ही मेरे माता पिता परिवार हैं, आपके परिवार के साथ मैं रहता हूं। हम लोग तो बहुत अच्छी बात है भाई, ईद मनाओ, लेकिन ईद तो आज तक मैंने मनाई नहीं है भाई, कैसे ईद मनाई जाती है, चलो ट्राई करते हैं। तो बोला कि चल तुम बड़ा हंजला, इसमें बड़ा मजाकिया था, आप नहीं देखते सर, अखबार में नहीं पढ़ते हैं? जब ईद आती है नजदीक, रमजान का महीना चलता है, तो सब हिंदू नेता नाटक करता है टोपी पहन के और देता है, रोजा खोलता है सब। आप इफ्तार पार्टी जैसा ही नाटक हम लोग ना करके ओरिजिनल करके देखते हैं। हम चलो चलो चलो, हम लोग टहलते हुए गए 300 बच्चों के साथ, टोपी वोपी खरीदा, सेवई वेवई खरीदा और अपना प्रेम से खाना उना बना और ईद मनाई। अब देखिए कि इस तस्वीर में सबसे जो लेफ्ट साइड बाएं वो हमारी वाइफ है, IITian है, IIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर बेंगलोर में नौकरी कर रही थी। शादी हो गई, शादी के कुछ साल बीत गए, पटना आते जाते रहती थी। जब इन्हें लगा यहाँ पर कि ऐसा ऐसा ईंट भट्ठा में काम करने वाला का बच्चा, रिक्शा चालक का बच्चा, मजदूर का बच्चा IIT जा रहा था, इन्होंने बोला कि नहीं, अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं आऊंगी, आपका साथ दूंगी। माँ बूढ़ी हो रही है, मैं खाना बनाने में साथ दूंगी, मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, असाइनमेंट बनाऊंगी, और आज नौकरी छोड़ के हमारे साथ ये साथ देगा। हमारा एक छोटा बच्चा है, 2-3 साल 4 साल पुरानी, 2-3 साल 4 साल पुरानी तस्वीर हो गई, थोड़ा बड़ा हो गया है। एक घर का वातावरण है कि खाना बनता है, सभी बच्चे बच्ची साथ में बैठ के खाते हैं। बेटा भी साथ में कभी खा लिया, कभी उसके प्लेट में खा लिया, कभी किसी को चीटी काट के भाग गया, कभी किसी का पन्ना फाड़ दिया, तो एकदम लगता है पारिवारिक माहौल जैसा। और यही कारण है कि बच्चा अच्छा करता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं सुपर 30 का ब्रांच खोल दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। क्यों भाई? क्योंकि वो माहौल और वो वातावरण पैदा नहीं हो पाता है। तब आया डोनेशन देने वाला का, संस्था का नाम हो गया, प्रचार हो गया, तो डोनेशन देने वाले भी लोग आने लगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार आए, कहे भाई आनंद जी कितने पैसे दे दें? कि नहीं सर, आपका आशीर्वाद काफी है। एक बार 2 बार में समझ गए कि नहीं पैसा ही नहीं लेता है, फिर बेचारे नहीं बोले। लेकिन एक बात है कि साल में 1 बार 2 बार ये बच्चों से मिलने आते हैं, टाइम कुछ स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छे आदमी।
कपिल सिब्बल साहब पिछले सरकार में HRD मिनिस्टर हुआ करते थे, वो मुझे दिल्ली बुलाए, कहे आनंद जी मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ मदद करना चाहता हूं जो आपके यहाँ पढ़ते हैं, मैं कुछ पैसा देना चाहता हूं। कि सर पैसा क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि मैं गरीब बच्चों को मदद करना चाहता हूं। वे गरीब बच्चों को मदद करना चाहते हैं तो जो IIT के एंट्रेंस टेस्ट का तरीका है उसको बदलिए पैटर्न को। आप +2 बच्चा देता है और उसके बाद एक ही मौका मिलता है, +2 के बाद एक अपीयरिंग में और एक मौका। UPSC में 6 मौका देते हैं। बच्चा मराठी लैंग्वेज से सीखता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बच्चा हिंदी मीडियम से सीखता है, बांग्ला मीडियम से सीखता है और इंग्लिश मीडियम में आते देना था। आयोजक ने बुलाया, अवार्ड दिया, इन्होंने IVN 7 का प्रोग्राम था। आयोजक ने बोला आनंद जी मंत्री जी से आपको कुछ बोलना है। हमने हाँ एकदम बोलना है। मंत्री जी ने ऐसी ऐसी बातें बोली थी, अभी तक पूरा नहीं हुआ, 1.5 साल हो गया। पकड़ा लोग, टीवी का एंकर था, क्या आइए मंत्री जी आप जवाब दीजिए। मंत्री जी बोले नहीं मैं विचार कर रहा हूं, बहुत गंभीरता से विचार कर रहा हूं। विचार ही करते रह गए, इनकी सरकार चली। बहुत लोग, सिंधिया जी रहे, हर स्टेट के CM रहे, देवेंद्र जी रहे, आपके महाराष्ट्र के CM रहे, उन्होंने बुलाया, अखिलेश जी ने बुलाया, बहुत लोगों ने बुलाया, रमन जी ने बुलाया, बहुत लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया। एक बार मनमोहन जी ने भी बुलाया। आया ईमेल कि आनंद कुमार जी आपको प्रधानमंत्री चाय पर बुला रहे हैं। मैं तो लगा कोई फेक ID बना के दे दिया क्या। फिर हमने चेक किया, नहीं ID तो सही है। मैंने उस नंबर पर, लैंडलाइन पर फोन किया, बोला आप आइए। हम तो आ जाएंगे भाई, लेकिन आने जाने का भाड़ा कौन देगा पहले ही बताइए। तो बोले नहीं हम लोग देंगे, आप टेंशन न ले, आप आ जाइए, टिकट को रिम्बर्स कर देंगे। तो हम गए। यहाँ बहुत सारे चुटकुले मैं सुनता था मनमोहन जी के बारे में, बहुत सारा व्हाट्सएप पर, SMS पर चलता था, लेकिन मिला तो मेरा आइडिया बदल गया। अच्छे इंसान है। कहेगी बेटा तुम्हारी मदद मैं कैसे करूं, क्या कर दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दूं, झोपड़ी में अभी भी पढ़ाते हो। हमने कहा नहीं सर, ये बताइए कि आप कहां से पढ़े हैं और आपकी सबसे पहली स्कूली शिक्षा कहां से हुई। फल्ला गांव में हुई बेटा, उस समय तो मैं बोरे पर बैठ के नीचे जमीन पर पढ़ता था। हमने देखिए सर आप जमीन पर बैठ के पढ़ के आज इस कुर्सी पर बैठ गए। तो जो इनको बोला, मैं सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, शिक्षकों को बोलना चाहता हूं। मैंने बोला कि सर अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छा टीचर चाहिए, जुनूनी टीचर चाहिए, जुझारू छात्र चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। इन्होंने पीठ थपथपाई, बोला वाह बेटा कभी भी जरूरत पड़ेगा तो हमको याद करना। कभी नहीं जरूरत पड़ा, याद भी नहीं। हमारे नए प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मानित किया, अलग से एक आध बार बुला के मुलाकात भी की, हमारा सौभाग्य था। फिर उसके बाद मुकेश अंबानी जी ने बॉम्बे में बुलाया, अपने जहां प्रोग्राम कर रहे थे हमारी तस्वीर टांगे थे, ऑफिस में बहुत मान सम्मान दिया। बोला कि तुम्हारे सामने एक आर्थिक शक्ति है तुम्हारे पीछे, बोलो क्या पैसे लोगे। हम कि भाई आपका आशीर्वाद काफी, आपने बुलाया, इतना बड़े आदमी, ये हमारे लिए सम्मान की बात। नहीं आप संकोच नहीं करें, क्योंकि जितना पैसा चाहिए मैं देता हूं। हम कि नहीं आपका आशीर्वाद काफी है। आनंद महेंद्रा साहब अक्सर बॉम्बे में बुलाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, पटना भी आते हैं, कभी कभार, बहुत रेयरली तो बुलाते। बहुत अच्छे इंसान है, उद्योगपति है, फिर भी बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा बातचीत इनसे होते रहती है। बहुत अच्छे इंसान है और सीधी बात करते ही नहीं कि कोई PA के माध्यम से कुछ फोन नंबर डायरेक्ट दिए रहते, ईमेल का जवाब तुरंत देते हैं। बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि हम इनको डेली सुबह व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग भेज के तंग करते हैं। 5-6 महीना पर कभी एक आध बार बात हो गई। इन्होंने भी कई बार कहा, लेकिन आज तक मेरे दोस्तों देश से, विदेश से, महाराष्ट्र से, चाइना से, जापान से, कहां कोई ऐसी जगह नहीं जहां के लोगों ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें चंदा दूंगा, मदद को दूंगा। लेकिन मैं दावे के साथ कर सकता हूं, कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि आनंद कुमार ने आज तक 1 रुपया भी किसी से चंदा। क्यों चंदा नहीं लेता हूं? मैं दिखाना चाहता था मेरे दोस्तों कि अगर आप में जुनून है, जज्बा है, इलाके में लाख आत्महत्याएं हो रही हैं, लेकिन आप बीड़ा उठाते हैं कि शिक्षा की लहर यहां पर चला देंगे। फसल नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, शिक्षा ही हमारी खेती होगी। अगर आप ऐसा ठान लेंगे तो ये इलाका सूखे के लिए नहीं बल्कि शिक्षा
शिक्षा के लिए जाना जाएगा। मैं इस दावे के साथ इस बात को कर सकता हूँ। वही मैं दिखाना चाहता था कि बिना किसी के मदद के खुद मेरी वाइफ, हम, मेरे भाई की वाइफ, सब लोग मिलकर ट्यूशन पढ़ाते हैं। इससे जो आमदनी होती है हमारे परिवार की, घर की और 30 बच्चों की दाल रोटी चलती है। हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से पैसा नहीं लीजिएगा, आप अच्छा काम करिएगा तो लोग आपको छोड़ देंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत मान सम्मान मिलेंगे, लेकिन कुछ गलत आदमी भी रहते। पटना में आप देखते हैं कोचिंग माफिया, बड़े बड़े कोचिंग, कहीं भी जाइएगा, कोई सबसे फेमस जगह, पटना के भी कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बोरिंग रोड का इलाका है, पॉश इलाका है, पूरा खूबसूरत इलाका है। जितना किसी भी चीज का ऐड देखे उससे ज्यादा कोचिंग सेंटर्स का है। कोचिंग वालों को दिक्कत लगा कि भाई आनंद कुमार पढ़ा रहा है, पैसे कमा रहा है, हम लोग पढ़ा रहा है फ्री में ये, और हम लोगों का नाम खराब कर रहा है क्योंकि बिना पैसे का इतना अच्छा रिजल्ट, हम लोग पैसा लेके भी रिजल्ट नहीं दे रहे। लोगों को खरीदने लगा, बोले कि भाई ऐसा करो, तुम पटना कोचिंग एसोसिएशन का मेंबर बन जाओ, और मेंबर बनने के बाद तुम ऐसा करो, जो पैसे सब देते हैं तुम भी मेंबरशिप यहाँ भरो और सबसे पैसा लो और कुछ बच्चों को फ्री पढ़ा दो। हम नहीं भाई, मेरा एक अलग मॉडल है, कुछ ट्यूशन व्यूशन पढ़ा दिया, कोई ऐसा रिगरस कोचिंग आईआईटी के लिए अलग से न देके कुछ पढ़ा देते हैं, पैसे आ जाते हैं, दाल रोटी चलती है, बच्चों को तैयारी कराते हैं। आप लोग कमाइए, आपसे मेरी क्या प्रतिद्वंदता, आपसे मेरा क्या कॉम्पिटिशन। नहीं समझा कि तुम नहीं मानोगे, हम भी नहीं। ठीक है, 10 दिन 20 दिन बाद बीत गए, करीब 1 महीने बाद एक फोन आया। बिहार झारखंड का सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा मर्डरर, सबसे बड़ा क्रिमिनल, जो अपने सुरक्षा के लिए हमेशा जेल में ही बेल लेता नहीं, जानता है कि अगर बेल लिया बाहर आए तो हमको कोई भी मार सकता है, पुलिस मार सकती है, प्रतिद्वंदी मार सकता है, हमेशा नाम से लोग उसका काम। फोन जिसको कर देता है कि इतना पैसा दे दो, उसके घर पहुंच जाता है उस दिन। कोई व्यापारी को बोल देता है, किसी को, नहीं तो उसका कल मर्डर कर देता है। क्या किया, हमको फोन किया, उठा लिया फोन, हम बोला नमस्कार, हमके नमस्कार, तो बोला चुप हो गया कुछ देर, तो मैं फलना फलना बोल रहा हूँ, नाम लिया क्रिमिनल, नमस्ते, हम कहे भगवान करे सदा रहे आप हंसते, बोलिए। तो बोला कि देखो यार, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, तुम नहीं पटना कोचिंग एसोसिएशन का कर रहे हो, गुंडा बन रहे हो, क्या क्या पूरा बोलने लगा। हम कि भाई आप चाहते क्या है, तो बड़ा मार मारेंगे तुम। तो हम कहे कि देखो यार, हमको लगा ना कि कोई बच्चा होगा जो हमारे यहाँ टेस्ट दिया होगा, एंट्रेंस टेस्ट, उसका हम सिलेक्शन नहीं लिए, तो आवाज बदल के बोल रहा है, इतना बड़ा माफिया क्रिमिनल हमको क्यों धमकी दे। तो हम कहे कि बेटा तुम हमको धमकी देते हो आवाज बदल के, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे मम्मी पापा जानेंगे कि मेरा बेटा इतना नालायक है कि क्रिमिनल का आवाज निकाल के धमकी देता है मास्टर, क्या सोचेगा। फोन ही काट दिया, क्योंकि अब तक जितना तो धमकी देता था, या तो फोन काट देता था, नर्वस हो जाता था, या कहता था सर जैसा बोली कुछ होता होगा, नहीं घटनाएं घटती थी, हम सीरियसली नहीं लिए, सीरियसली नहीं लिया। फिर 1 घंटे बाद फोन किया मन बना के, तुम नहीं पहचानता है मैं कौन हूँ, अभी तो तुमको नहीं पहचानते हैं, लेकिन हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे, पहचान जाएंगे तो तुम्हारे मम्मी पापा को जरूर कर देंगे, आखिरी मौका है, सुधर जाओ, तुमको पढ़ना था मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, नाटक क्या करो क्रिमिनल बनने का। गाली को लॉन्च करने लगा। तब हमको डाउट हुआ, हमने थाना में फोन किया, कहा देखिए भाई इतना इतना नंबर से आया, 2 मिनट बाद रिंग बैक किया, हम मत निकलिएगा मास्टर साहब घर से, आप मत निकलिएगा, आपको मार देगा, ओरिजिनल क्रिमिनल, नकली नहीं है, ओरिजिनल है। हम डर गए, घर से निकलना बंद कर दिया। 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन लगा, फिर हमको लगा कितना दिन हम घर में बंद रहेंगे भाई, कितने दिनों तक हम ये डर के रहेंगे। बाहर जाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ा के 2 पैसा लाना है, उसी से घर चलाना है। फिर हम निकल गए। 1-1.5 महीना बाद संडे का दिन था, रविवार का दिन था, मैं बाहर गेट पर मुंह धो रहा था, सुबह सुबह देखा वहां पर आया 12-14 के संख्या में 7-8 मोटरसाइकिल पर बैठ के अपराधी बम फेंकने लगा, पूरा एकदम धुआं धुआं हो गया। मेरा एक नॉन टीचिंग स्टाफ था, वो गया मुझे बचाने के लिए, सर सर सर, उसके पेट में एकदम चाकू घुसेड़ के यहाँ से यहाँ तक फाड़ दिया। आप देख सकते हैं कि इस मुन्ना का हाल यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम चाकू से उसको फाड़ दिया। बेचारा वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। गोलियां चलाने लगे लोग, मोहल्ला चूंकि स्लम का था, लोग जागरूक था, निकला क्या हुआ हल्ला हुआ, वो लोग भागा, तब तक ही बेचारा गिरा हुआ था। लोग टांग तुम के जबरदस्ती जितना जल्दी हुआ गाड़ी में लादे इसको ले गए पटना मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर कहा कि भाई
बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में है। खैर सारे लोग हमको फोन करने लगे, सारा परिवार, रील छोड़ दो सुपर 30, बंद कर दो, ये क्रिमिनल तुम्हारे पीछे लग गया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, क्यों तुम चला रहे हो, बंद कर दो। हमको भी लगा कि चलो बंद कर देते हैं, लेकिन उस समय मुझे बहुत आश्चर्य लगा मेरे दोस्त, उस समय मुझे बहुत आश्चर्य लगा जब इसके ऑपरेशन के लिए खून की जरूरत थी और डॉक्टर ने कहा कि खून चाहिए, तो हमारा 30 बच्चे में होड़ लग गई कि मेरा ग्रुप टेस्ट करिए सर, मेरा ग्रुप टेस्ट करिए, मैं मुन्ना भैया को खून दूंगा, मैं मुन्ना भैया को खून दूंगी। तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चे इतना यकीन रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, मुझे नहीं बंद करना चाहिए। और 2-2 का सेट बना के 15 सेट बच्चों ने बनाया और 3 महीना तक हर 2-2 बच्चा इसकी सेवा करता था पटना मेडिकल कॉलेज में। ये वापस आया हमारे यहाँ, लेकिन बेचारा इतना डर गया कि पटना छोड़ गया। हम कितना भी समझाएं नहीं होगा नहीं होगा, कुछ दिन के बाद और लोगों को खलने लगा, हमलाएं का रूप बदलने लगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी लग गए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी पीछे लग गए। क्या बात है आनंद कुमार का भाई, यहाँ लोग दुर्व्यवहार करता है, ऐसी खबरें आती है, लोगों में दूरियां बढ़ती है, लोग बंटते हैं। हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि भाई मराठा ने इतना हाथी काट लिया बिहारी होने के नाम। उत्तर प्रदेश का आदमी था इसलिए हाथी काट लिया, नाक काट लिया, उसको मारा पीटा, हत्या कर दी गई, और महाराष्ट्र का एक बहुत गंदा इमेज बाहर जाता है। हमको लगा कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं कि भाई ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 लोग जो है आपराधिक तत्व पे ऐसी घटनाएं करके हम लोगों के रिश्ते को बर्बाद करते हैं। लेकिन अब वही लोग पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी नेट पर देखता है कि आनंद कुमार एक बिहारी है, उसको महाराष्ट्र के इंटीरियर जगह पर, जालना जैसे जगह पर, उसके भी इंटीरियर में लोग बुलाते हैं, तो लोगों का जलना एकदम स्वाभाविक। लोगों को लगता है कि भाई नहीं, मराठी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तब ना आनंद कुमार को बुलाते हैं। लेकिन क्यों आनंद कुमार को बुलाते हैं? यहाँ तो अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन है, उसको कोई जालना से नहीं बुलाता है। अच्छा लोग और लोग हैं कई फील्ड के, नहीं बुलाते, आनंद कुमार को क्यों बुलाते? ब्यूरोक्रेट्स जलने लगे, सब जलने लगे। फिर दूसरा हमला, तीसरा हमला हुआ तो हमारे बच्चे प्रदर्शन किए कि क्यों हम पर हमला हो रहा है। हम लोगों ने कहा, तब नीतीश कुमार जी ने 2 कमांडो हमारे साथ कि भाई ये सुरक्षा आपकी करेगा, जहां भी जाइएगा। अब जालना में, महाराष्ट्र में कोई खतरा नहीं है, अकेले आ गए, लेकिन बिहार झारखंड कहीं भी चलते ही दोनों रहते हैं। सारे हमले बंद हो गए, नई दिक्कतें आ गई। अभी दोनों हमेशा साथ रहता है, डरा हुआ रहता है कि इसको कोई मार देगा, हमेशा साथ रहता है। संडे का दिन होता है, पटना में रहते हैं, वाइफ कहती है चलिए जी बड़ा दिन हो गया, आज पार्क में चलते हैं, बैठते हैं। ये दोनों कहता है चलिए ना सर, हम भी साथे साथे चलेंगे। यार हम लोग हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, तुम लोग थोड़ा आराम करो। नहीं सर, मार देगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। क्या बात करते हैं सर। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है, 1-1.5 साल 2 साल पहले की ही बात है। हमारी वाइफ बोले कि चलिए आज पानी पूरी खाया जाए, गोलगप्पा खाया। हमें चलिए, संडे का दिन था, शाम हो रही थी, पैदले चलने लगे। ये लोग भी पैदल चलने, चलते चलते 3-4 किलोमीटर चल गए। एक जगह पर बेच रहा था खोमचा लगाकर पानी पूरी, खाए, दोनों को ही खाए। ये दोनों पीछे खड़ा था। खा लेने के बाद हम के कितना पैसा हुआ भैया, निकाला तो बोला पैसा नहीं हुआ सर, 1 रुपया नहीं। हम ये क्यों? हाँ सर पैसा आपसे लेंगे। बहुत खुशी हुई कि देखो एक शिक्षक अच्छा काम करता है तो एक खोमचा वाला गोलगप्पा वाला भी पहचानता है। बहुत मन खुश हुआ। हम कि नहीं, फिर हमको लगा नहीं इसको पैसा दे देना चाहिए। देखो तुम्हारी जो पूंजी लगी हुई ले लो, आधे पैसा ले लो भाई। तो बोला कि नहीं सर आपसे पैसा कैसे ले सकते, लेकिन उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देख के हमको डाउट हुआ। है तुम पहचान रहे हो? तो हाँ। अरे कौन है? हम बताओ। तो यही सर थाना में इंस्पेक्टर होंगे सर। हाँ हमारी औकात है कि आपसे हम पैसा ले लें सर। राम क्या पुलिस की छवि हम। मैं सर मुझसे पानी नकली सुपर 30 खुला, सुपर 100 गया, सुपर 30 नालंदा, सुपर 30 यहाँ तक कि राजा बाजा सुपर। लोगों ने जाके छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से 1,60,00,000 रुपया चंदा ले लिया कि मैं सुपर 30 का आदमी हूँ। बाद में रमन सिंह ने जांच बैठाई, पता चला तो लोग अपराधी जेल में गए। तो ऐसी ऐसी भी घटनाएं होती, लेकिन फिर भी सुपर 30 चल रहा है। क्यों? इतनी समस्याओं में देखिए कैसे कैसे बच्चे हमारे पास है और अभी मेहनत कर। मेरे पिताजी अंडा बेचते हैं और हम सुमरसराज के रहने वाले हैं। और यहाँ पे पटना में बहुत अच्छी तैयारियाँ की जाती है। सुपर 30 के जो आनंद सर डायरेक्टर हैं, गरीब से गरीब बच्चों को
फ्री में पढ़ाते हैं। यानी कि सुपर छठी में एग्जाम लेने के बाद यहाँ 23 से विद्यार्थी को जो गरीब से गरीब है उन बच्चों को पढ़ाई IIT का नॉलेज दिया जाए। सर का तो बहुत अच्छा सुपर छठी है। सुपर छठी की वजह से ये सारे गरीब बच्चे आप सोच सकते हैं कि हाँ हम इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वरना इतना फीस लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। वैसे भी हम मेरे पापा तो पान की दुकान करते हैं, इसलिए हम तो एबल नहीं थे कि हम कुछ कर पाएँ, लेकिन सर के बारे में सुने तो लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। उनको बहुत कम पेमेंट है उनका, तब भी यहाँ पे आगे आनंद के कारण मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम मेहर अंसारी है। मेरे पापा एक फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं। जैसे कि मेरी आर्थिक कंडीशन अच्छा नहीं है, तो कभी हम सोचते कि हम मेरा बचपन से बहुत मन था बहुत पढ़ने का, लेकिन हम बस अपने परिवार को यही सोचते कि मेरे परिवार मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जब से आनंद सर के बारे में सुना, तुरंत हम वापस आके अच्छे से पढ़ते हैं। अब हम मेरे मन में जब हौसला हो गया कि अब हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, जिससे इसी तरह के बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं और पढ़ते हैं। देखिए खुशियां भी आती है, ऐसी बात नहीं कि जीवन में कष्ट है, ज्यादा ही खुशियां। अब देखिए कि भाई पहला साल हमने सोचा था कि 30 बच्चों को लेता हूं, अगर इसमें 5 बच्चे IIT कर जाते तो बहुत बड़ी बात। पहले ही साल 30 में 18 बच्चे IIT, दूसरे साल 22 बच्चे IIT किए, फिर 26, 24, 27 और पिछले 14 सालों में 3 दफा ऐसा हुआ कि 30 के 30 बच्चे IIT में। अभी तक 390 बच्चों में 333 बच्चे IIT गए और कोई ना कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में सारा बच्चा बचा हुआ NIT में, दिल्ली इंजीनियरिंग में गया ही। अब देखिए इसमें एक बच्चा जिसकी आंख की रोशनी चली गई है, पिताजी का हाथ कट गया था, सूरत में मिल में मजदूरी थे, बच्चे का आंख फूट गया था, फिर भी पढ़ते पढ़ते, बहुत संक्षेप में बता रहे, समय काफी हो गया, आज ये पढ़ रहा है, इंजीनियर बन गया। मजदूर का बेटा संजीत है, चाहे हरिमोहन पांडे है मजदूर का बच्चा। ये निधि झा के बारे में बताना चाहेंगे बच्ची, इसके पिताजी ऑटो चलाते हैं ये बनारस में, और हैंड टू माउथ है, अपना ऑटो नहीं है। इतना मेहनत करके इतना अच्छा रैंक दिए, इतना अच्छी पढ़ाई की कि इस पर फ्रांस में एक फिल्म बनी। अभी 2 महीना पहले हम गए हुए थे फ्रांस, वहां पर मुझे बुलाया गया था इसके फिल्म के रिलीज पर, एकदम फीचर फिल्म। तो मैं देखा कि फ्रांस के गलियों में, सड़कों पर, होर्डिंग में, बैनर में इसका फोटो देखा, बहुत खुशी हुई। देखो भाई एक ऑटो ड्राइवर का बच्ची है, मेहनत करके कहां से कहां पहुंच सकती है। बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत सम्मान मिला, बहुत लोगों ने बुलाया, बहुत अच्छे अच्छे जगह पर बोलने का मौका मिला। जेम्स कैमरॉन साहब जैसे टाइटैनिक फिल्म अवतार बनाई, उनके साथ मिला, मीडिया में पब्लिसिटी हुई, जहां गया वहां भीड़ लग गई, लोग सुनने के लिए जैसे आप लोग प्रेम से आए, दिल से आए, वैसे आने लगे। बहुत सक्सेसफुल सब प्रोग्राम होने लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम होने लगा। तो नेता होता सोचा कि इसका अब फायदा उठा। लोकसभा का चुनाव था, एक पार्टी के लोग आए, बोले कि इलेक्शन लड़ दो बेटा, यही अच्छा टाइम। हम कहे कि नहीं इलेक्शन नहीं हम लड़ सकते। भाई ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अरे नहीं लड़ जाएंगे इलेक्शन, मना कर दिया। फिर एक दूसरे पार्टी के लोग आए, कह रहे हैं लड़ जाओ इलेक्शन, यही तो मौका है, कितना दिन तुम घूमते फिरते रहोगे, पढ़ाते रहोगे, खड़ा होगे पढ़ाना, किसी तरह से पैसा जमा करके बच्चों को खिलाना, बन जाओ सांसद। और इस बार हमारी पार्टी की लहर है, चढ़ा दो नैया, लहर पर पार हो सके कि तुम जीत भी जाओ, इसकी संभावना है, और हो सके कि तुमको मंत्री भी हम लोग बनवाए, लड़ जाओ, बड़ा विजन, बड़ा देश के लिए तुम कर सकते हो। इतना न लोभ दिया कि रात भर नींदे नहीं है। मैं भी प्रभावित हो गया कि नहीं ठीक है बोला, बड़ा काम करेंगे, आराम भी हो जाएगा, थोड़ा दिल्ली में क्वार्टर भी मिल जाएगा। बहुत मेहनत किया। वाइफ एकदम थर कांपने लगी कि बाप रे बाप, आप नेता बन जाइएगा, सबसे पहले तो हम ही छोड़ के भाग जाए, क्योंकि नेता के बीवी के तौर पर थोड़ी हम शादी आपसे की थी, हम इसलिए शादी किए थे कि आप समाज में लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। सुबह हम फोन उन लोगों को किया कि भैया देखो हमको छोड़ दो, हम जो हैं वही अच्छा है। उतना बड़े बड़े पॉलिटिशियन की स्थिति हो गई कि हमको फोन करता था और हम फोन लाजे लिहाजे उठाते नहीं थे। अंत में एकदम ज्यादा परेशान करने लगा, तो ही बोला जो सब बोलता है लाचार आदमी, बोले भाई हमारी पत्नी मना की है, हम पत्नी से नहीं लड़ सकते, करके किसी तरह से जान बचाई। मैं जानता हूं मेरे दोस्तों, मैं चुनाव लड़ता तो मैं निश्चित जीत जाता, सांसद भी बन जाता, लेकिन सच बताए अगर मैं सांसद रहता तो क्या आप लोग इतनी दूर से मुझे बुलाते और इतना प्यार से सुनते? नहीं सुनते।
तो याद रखना मेरे दोस्तों, एक छोटा से छोटा किसान हो, एक छोटा से छोटा शिक्षक हो, अगर पूरी ताकत लगाता है जिंदगी में, तो कितना परिवर्तन समाज में ला सकता है जितना एक सांसद नहीं ला सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि जिंदगी भर ही मैं शिक्षक बना रहा हूं, यही हमारे लिए अच्छा है। अब चलते चलते 5-7 मिनट में बताए सक्सेस मंत्र क्या है, लोग पूछते हैं। एक तो घर का वातावरण, सभी लोग उत्साह बच्चों का जगाते। एक बच्चा हमारे पास आया अभिजीत, एससी कैटेगरी का था, बोला जैसा सब जनरल कैटेगरी के ओबीसी के हर बच्चे थे, वो बेचारा एससी कैटेगरी का था। अभिजीत बोला सर मुझे समझ में नहीं आ रही पढ़ाई, 15 दिन हो गए सर, कुछ पाला नहीं पड़ रहा है सर, हम नहीं क्वालिफाई करेंगे, हम जाते हैं। हम समझाए, भाग गया, रात में अचानक भाग गया। फिर उसके बाद इसके गांव पे हम खोजते खोजते एड्रेस देखा, समझाया, बुझा, समझे, अरे यार तुम दलित क्यों समझते हो, वही सुविधाएं जो हम जनरल कैटेगरी के बच्चों को ही सवाल पढ़ाते हो, भी तो मन में क्यों बैठा लेते हो, दलितों मेहनत करो, मेहनत से कुछ भी हो सकता है। इसको लाए, तब हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया, एक हमने कार्टून बनाया, 2 कैरेक्टर डेवलप किया। एक रिक्की का जो अच्छे स्कूल में पढ़ता है, बड़े बाप का बेटा है, हाई फाई इंग्लिश बोलता है, और दूसरा बनाया भोलू का गरीब किसान का बेटा, बेचारा फटा पहनता है। रिक्की हमेशा पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, पढ़ने वाला है बच्चा, लेकिन ये दिन रात सोचता है, सोते जागते उठते हमेशा सोचता है। ये बाइक से स्कूल कॉलेज जाता है, ये बेचारा साइकिल से काम चलाता है। ये है चाउमीन पिज्जा हॉट डॉग बर्गर खाता है, विदेशी खाना, ये बेचारा दाल भात सब्जी भुट्टा ही खाता है। हाय हेलो बोलता है, ये नमस्कार प्रणाम बोलता है। लेकिन जैसे ही एक सवाल आता है बोर्ड पर, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कौन देता है भाई, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन रिक्की देता है, और भोलू का मजाक उड़ाता है। क्या तुम बनाते हो देहात से पढ़ने वाले, लोकल लैंग्वेज में बतियाने वाले, बोलने वाले, तुम क्या सवाल बनाओगे, देखो मैंने सवाल बना दिया। तब भोलू ललकारता है कि देख रिक्की, पढ़ाई पैसों से नहीं होती है, पढ़ाई मेहनत से होती है, पढ़ाई इच्छा शक्ति से होती है। जिस सवाल को तूने बनाया उसका मैं दूसरा नया सॉल्यूशन दे सकता हूँ, उसी सवाल को मैं तीसरे नए तरीके से बना सकता हूँ, उसी सवाल को मैं चौथे तरीके से भी बना सकता हूँ, उसी को मैं 5वें तरीके से बना सकता हूँ, उसको जनरलाइज कर सकता हूं। बता तू हीरो है मैं हीरो हूं, बता। पूरे लेक्चर को, सैकड़ों लेक्चर को ये दोनों के नोक झोंक में, बातचीत में हमने बनाया, और हर बात जीत दिखाई दी। इसके 2 फायदे हुए, एक ही सवाल को कई तरीके से बनाने का अभ्यास बच्चों में बना, सोचने की क्षमता बढ़ी, और साथ साथ उनमें विश्वास जागा कि गरीब बच्चा ही इतिहास लिख सकता है। और इसी का परिणाम है कि वो दलित का बच्चा जो अभिजीत था, जब IIT का रिजल्ट आया तो लोग हैरान हो गए कि जनरल कैटेगरी में उसका रैंक 414 था, और अपना कैटेगरी में 18वां रैंक दिया। 414 रैंक देके दिखाया कि अगर दलित को भी उचित शिक्षा दिया जाए तो कुछ भी कर सकता है, और किसी मामले में कम नहीं है। उसमें ये बात स्वाभिमान जगाना पड़ता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी बनाने से बहुत फायदा हुआ, सोशल इंपैक्ट भी बड़ा। अनूप रहे, चाहे आपका अभिजीत रहे, कोई बच्चा रहे, जब भी IIT में पढ़ने के बाद निकल जाने के बाद टाइम नहीं होता, लेकिन जब तक IIT में रहते हैं, बीच में 2-2 महीने की, जाड़े में 1 महीने की छुट्टी होती है, जाके गाँव के बच्चों को जुटाता है, लोग पढ़ाता है, शिक्षा का महत्व समझाता है, लोगों में उम्मीद जगाता है। और चलते चलते मैं दिखाऊंगा कि आरक्षण फिल्म बनी थी, तो अमिताभ बच्चन को हमें पढ़ा के दिखाने का मौका मिला था। 2 बार इनसे मुलाकात हुई, मैं पढ़ा के देखता था, दिखाता था, उसका नकल करते थे फिल्म में। बेचारे बहुत अच्छे इंसान है। जब फिल्म रिलीज हुई तो कई जगहों पर मुझे प्रमोशन के लिए ले गया, मेरी तारीफ की। सुपरदर्शी अनंत कुमार जी के बारे में ये जानकारी मिली पत्रकारों द्वारा, अखबार में उनके बारे में चर्चा हुई, और उसे पढ़ के मुझे बेहद खुशी हुई कि विदेश के कुछ पत्रकार, खासतौर से कनाडा के, उन्होंने अनंत कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत किया, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसको एक एग्जाम्पल बनाया उन्होंने, और देश विदेश में उसकी बड़ी चर्चा की है उस माध्यम से। अनंत कुमार जी के बारे में जब मैंने पढ़ा, सुपरदर्शी के बारे में, तो पता चला कि ये वही कर रहे हैं जो डॉक्टर प्रभाकर आनंद, जो कि मेरा किरदार इस फिल्म में करता है। पता नहीं अनंत कुमार जी की परिस्थितियां क्या थी और किस वजह से उन्होंने किया, लेकिन आरक्षण फिल्म में जो परिस्थिति बनती है वो तकरीबन वैसी ही है जैसे अनंत कुमार जी की, जहाँ पर वो
ऐसे बच्चे जो कि जिनके पास सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, उनको एकत्र कर निःशुल्क शिक्षा प्राप्ति का एक मार्गदर्शन दिखाते हैं और किस तरह से वो उन बच्चों को चुनौती देते हैं जो कि जिनके पास साधन है, सुविधा है और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त। तो चलते चलते मैं 4 बातों को खासकर पेरेंट्स को और उससे भी ज़्यादा बच्चियों को बताना चाहूँगा कि सक्सेस मंत्र के लिए ट्रेमेंडस थ्रस्ट होना चाहिए, प्रबल प्यास होनी चाहिए। सोते जागते उठते खाते पीते हमेशा हमको लक्ष्य की प्राप्ति करती है। कठिन से कठिन परिस्थितियां हों, प्रबल प्यास बनी रहनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग, ये सोचिए कि ठीक है समस्याएं हैं, बारिश नहीं हो रही है, फसल बर्बाद हो गई, यहाँ पर अकाल का नौबत आ गया, घर में खाने को नहीं, फिर थिंकिंग, हार्डवर्क। हमारे आज हम यहाँ पर हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, इसका सारा श्रेय बच्चों को जाता है जो दिन रात एक करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। रात होती है 9 बज जाता है, सुबह से बच्चा पढ़ रहा है, मैं जाता हूँ तो एकदम थका हुआ, 20 रुपया निकाल के दिया, जाओ बाबू चाय पी के आ जाओ। नहीं सर, आपका सपना पूरा करना है। मेरे पिताजी बड़ा गरीब है, आप ही ने सिखाए कि मेहनत करके सपना पूरा करो, इतना बच्चे नहीं होते। और तीसरा सबसे बड़ा है सीम दैट ग्रेट पेशेंस। आप लाख प्रयास करिए, प्रबल प्यास है आप में कि कुछ करना है, आप में यह भी है कि जरूर होगी घटनाएं घटेगी, ये भी है, आप में ये भी है कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप में धैर्य नहीं। बच्चा सवाल बनाता है, लौट के आता है नहीं बना सर, बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम, बड़ा डिफिकल्ट, हम ये बनाओ ट्राई नहीं सर बहुत कठिन है। 2 दिन बाद फिर आता है, सर नहीं हुआ सर, रात में जाके अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, कोई रास्ता नहीं, कोई सलूशन नहीं। हम के बहुत अच्छा, जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी रात अंधेरी हो रही है, जितना संकट बढ़ रहा है, सोचो सवेरा उतना ही नजदीक आ रहा है। इस भाव से मैं यही कहना चाहता हूँ, करते हैं बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इस आपके क्षेत्र में आया हूँ, आयोजकों से बात करूँगा, कितना हो पाएगा प्रयास तो करना चाहिए। हम लोग को देखते हैं यहाँ आयोजकों से बात करके आने वाले 2-4 महीनों में बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद मैं एक यहाँ टेस्ट आयोजित करूँगा, जो बच्चे 10th पास हैं उनके लिए भी, जो बच्चे 12th पास हैं उनके लिए भी। और जो भी बच्चा यहाँ पर अच्छा करेगा, चाहे एक ही बच्चा हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कहीं नहीं, इसके लिए सुपर 30 में 30 के जगह पर 35 सीट करना पड़े, 40 सीट करना पड़े बच्चों के। और आने वाला टाइम में 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि फिर इसका व्याख्यान माला होगा और उस बार हमारे 3-4 बच्चों इस क्षेत्र के खड़े होंगे और बताएंगे कि कैसे किया। मैं इसी उम्मीद के साथ आपके क्षेत्र में आया हूं और जल्दी ही संजय जी के माध्यम से हम लोग अनाउंस करेंगे बढ़िया टेस्ट में। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, दिल से बोलना चाहता हूं, भाषण के लिए नहीं, आप देखे समझे कि मैं कितनी गरीबी को देखा है, मैं कितने कष्ट को सहा है। दूध आना बंद हो गया था, चाय काली चाय पीता था पिताजी के मरने के बाद, सड़क पर बैठ के पापड़ बोरे बिछा के बेचता था, अखबार खरीदने के पैसे नहीं होते थे, चाय की दुकान में अखबार रहती थी, थोड़ा न्यूज पढ़ देता था, घर में टेलीविजन नहीं था, बिजली कट गई पैसे के बावजूद, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे जो सुपर 30 की हिम्मत नहीं हारते। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेहनत करें, भरोसा रखें, नाउम्मीदी को मत रखें। आत्महत्या तो बहुत दूर की बात है, निराश तक ना हो, हमेशा सोचे कि मेहनत करते रहना है, आज जो खराब समय है वो कल अच्छा जरूर होगा। यही परिवर्तन है, यही जीवन का सत्य है। हमेशा सोचे कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती जरूर निकल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है। वो निराश ना हो, मायूस ना हो, आत्महत्या ना करे, विश्वास रखे, मेहनत करे, बच्चों को पढ़ाए, जरूर इस क्षेत्र की किस्मत जरूर बदल सकती है। जय भारत, जय हिंद। बस 1-2 मिनट